हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफर की, जो कि AKTU बीटेक का 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी सेकंड यूनिट के ऊपर। ठीक है, जो कि है हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स। तो देखिए, सबसे पहले हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिन्स क्या होता है। तो देखिए, फिन्स जो होता है ना, वो आपने पढ़ा होगा कि एक आईसी इंजन है, कोई बाइक का जो इंजन होता है उसके ऊपर एक ऐसी पतली पतली पट्टियाँ निकली होती हैं। ठीक है, लोहे की पत्तियाँ निकली होती हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं यही होती हैं हमारी फिन्स। अब इनका काम क्या है? इनका काम होता है कि इंजन को कूलिंग प्रोवाइड करना। कैसे? कि जब हमारा आईसी इंजन जो है गर्म हो जाता है, मान लीजिए इंजन जो है वो हमारा गर्म होता है, तो वो जो है हीट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हीट बाहर निकलेंगी कैसे? तो देखिए, ये जो फिन्स होती हैं, पतली पत्तियां जो होती हैं, इनके कांटेक्ट में एयर आती है, यानी कि इनके संपर्क में जो है एयर आती है, हवा। जब हवा इनके संपर्क में आती है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर जो कम होता है, तो हीट जो है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जब हीट फ्लो करेगी, तो हमारा क्या होगा? उस जगह पर हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा, यानी कि इंजन से अंदर से बाहर की ओर जो है हीट ट्रांसफ़र रेट होता है। ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो फिन्स का काम है, फिन्स एक एक्सटेंडेड सरफेसेस हैं, यानी कि बाहर उभरी हुई सतह हैं, जो कि क्या करती हैं, हीट रेट को, मतलब हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अब ये हीट एक्सटेंडेड सरफेस जो होती हैं, यानी कि फिन्स जो होती हैं, वो एनवायरनमेंट से कनेक्ट रहती हैं, यानी कि वातावरण से जुड़ी रहती हैं, हवा से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन ये कहाँ लगी रहती है? यूज्ड इन एयर कूल्ड आईसी इंजन। जो हवा वाले, जो इनके छोटे इंजन्स होते हैं, जिनको आसानी से हवा के द्वारा ही कूल किया जा सकता है, उनमें ये लगी रहती हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड रेडिएटर, इनमें भी ये लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी जगहों पर फिन्स का जो है यूज़ किया जाता है। रेडिएटर आपने देखा होगा, रेडिएटर में भी पीछे एक पंखा लगा रहता है, वाटर कूलिंग भी होती है, यहाँ पे थोड़ा रेडिएटर को ठंडा करने के लिए एयर कूलिंग का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इस फिन का जो एनालिसिस है वो उसको किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में देखिए, एक डेरिवेशन ये आ जाती है पेपर में, तो आप इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ले लीजिए किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए, एक फिन बना दी हमने। ठीक है, ये जो है हमारी, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है हमने एक फिन बना दी। अब इस फिन में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है, वन डायरेक्शनल में होता है। ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में। अब हम कह रहे हैं हीट जो है इस दिशा में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इस जो फिन की लेंथ है वो एल है, बी विड्थ है। ठीक है, अब टी इसकी जो है थिकनेस है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसका वो है थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये इसका बेस है, वॉल मान लीजिए। ठीक है, T0 इसके अंदर का टेम्परेचर और T जो है इसके बाहर का, या T एटमॉस्फेयर जो है इसके बाहर का टेम्परेचर है, और T जो है इसके सरफेस का टेम्परेचर है। ठीक है, या कह सकते हैं कि TO जो है अंदर, यानी कि वॉल का टेम्परेचर है या इंजन के अंदर का टेम्परेचर है। T जो है इसका टेम्परेचर एट डिस्टेंस x फ्रॉम द बेस बॉल। ठीक है, और T एटमॉस्फेयर TA है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अजम्पशंस देख लेने हैं। अजम्पशंस क्या, मैंने कहा होता है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो होगा। ठीक है, एक दिशा में स्टेडी फ्लो होगा। ठीक है, नो हीट जनरेशन, यानी कि खुद से कोई हीट जनरेशन नहीं करेगा, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होगा मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, हमने क्या किया कि इस फिन में एक छोटा सा टुकड़ा काटा है यहाँ से, इस तरीके से, डी एक्स थिकनेस का और डी एक्स लेंथ का। ठीक है, बी विड्थ ही रहेगी, टी थिकनेस रहेगी, ये सब कॉमन है। अब देखिए, ये हमने टुकड़ा काट लिया, कुछ इस टाइप का होगा, जहाँ से क्यू एक्स, यानी कि इस एक्स वाले टुकड़े पर जो इसकी डी एक्स जो लेंथ है, इस पर क्यू एक्स जो है हीट इधर से आ रही है, तो इधर से कितनी निकलेगी, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, यानी कि इसकी और इसकी हीट मिलके प्लस इसकी हीट मिलके दोनों निकलेगी बाहर। इधर से देखिए, कन्वेक्शन कंडक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पे मैंने कंडक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, इसका आगे मटेरियल है, और जब सॉलिड से सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा हो कोई भी, तो वहाँ कंडक्शन होता है, और सॉलिड से एयर या लिक्विड में हो रहा हो तो वहाँ कन्वेक्शन होता है। तो एयर में जा रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन, और यहाँ क्या हो जाएगा, कंडक्शन। और इधर क्या है, इधर भी एयर है, इधर से इधर जा रहा है तो भी एयर ही है, लेकिन सिर्फ कंडक्शन कहाँ होगा, इस वाले एरिया में। समझ रहे हैं? ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि क्यू एक्स होगा कितना। तो देखिए, कितनी हीट हमारी दी जा रही है, तो देखिए क्यू एक्स दी जा रही है सिर्फ, तो क्यू एक्स लिख दी, इक्वल टू निकल कितनी रही है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस, और कहाँ कहाँ से निकल रही है, क्यू कन्वेक्शन।
अब आप कहेंगे कि कन्वेक्शन यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ से भी होगा, नीचे से भी होगा, लेकिन नहीं। देखिए कन्वेक्शन हो रहा है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, क्योंकि टोटल हीट जो है कन्वेक्शन की वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है। 4 इंटू क्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्यू कन्वेक्शन लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्यू एक्स का क्यू एक्स, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये ऐसा कैसा रहेगा, इसको मतलब खोल के जो टेलर सीरीज़ है वो लगा देनी है हमें, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करते करते एरिया लेना है। एरिया क्या हो जाएगा, आप इसका डेरिवेशन देख लीजिए, एरिया ऑफ कन्वेक्शन अलोंग स्ट्रिप, स्ट्रिप का एरिया लेना है, एरिया कितना हो जाएगा, और इसकी पेरीमीटर लेनी है, ठीक है। पेरीमीटर निकाल देंगे, पी इंटू डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी, क्यू एक्स बराबर माइनस के ए डी एक्स अपॉन डी टी, इंटू ए है कितना बी इंटू टी, कन्वेक्शनल के लिए पी इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू आप जो है इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन में रखने के बाद ये दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल जब करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, और फिर इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके एम बराबर अंडर रूट एच पी अपॉन के ए कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। तो ये है हमारा हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स की, रेक्टेंगुलर फिन्स की एनालिसिस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ताकि आप पेपर में लिख सकें, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले उस टॉपिक की बात करते हैं। अब देखिए केस 1, अगर हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग फिन हो, ठीक है, समझ रहे हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन हो तो क्यू फिन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच पी अपॉन एच पी के ए थीटा जीरो। थीटा क्या है, टी टी मतलब जो अंदर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उनके बीच का डिफरेंस। क्लियर। केस 2 क्या है, हीट ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू, बाय कन्वेक्शनल थ्रू टिप, उस टिप के थ्रू जो हो रहा है, अगर आगे की जो टिप है उसके थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो कितना होगा, तो वही होगा सिर्फ टी 10 एच एम एल सी, ये जुड़ जाएगा। और एल सी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है कि अगर सर्कुलर फिन है तो एल प्लस डी बाई 4 हो जाएगा, यानी कि डाया का 4 प्लस एल, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फिन है तो एल प्लस टी बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि टिप जो है इंसुलेटेड है तो एम एल सी ना लग के एल सी बराबर हो जाएगा एल। अगर इंसुलेटेड है यानी कि जिसमें से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है तो, ठीक है, ये जो है यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो वो इंसुलेटेड हो जाएगी और एल सी बराबर एल हो जाएगा। क्लियर। अगर देखिए एफिशिएंसी की बात करें फिन की, तो फिन की एफिशिएंसी होती है क्यू एक्चुअल बट्टे क्यू मैक्सिमम, ठीक है। अब क्यू एक्चुअल कितनी है, तो देखिए एक्चुअल जो थी हमारी कितनी थी, एच पी के ए टेन थीटा एच एम एल। अब देखिए हम क्या करें, इंसुलेटेड टिप लेके चल रहे हैं, और जब टिप जो है इंसुलेटेड लेके चलेंगे तो एम एल लग जाएगा, एल सी नहीं लगेगा। और क्यू मैक्सिमम कितना होता है आपको पता है, एच ए डेल्टा टी, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कट रहा हो उनको काट दीजिए, तो लास्ट में आपकी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 एच एम एल बटे एम एल। इसको आप फॉर्मूले को याद रखिए ताकि आप पेपर में इसको लिख सकें, ठीक है। इतना भी आप लिखाएंगे तो आपको थोड़े बहुत नंबर दे ही देगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टिप अगर इंसुलेटेड है तो ये हो जाएगा, अनइंसुलेटेड है तो एम एल सी लग जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले टॉपिक की बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ फिन क्या होता है। फिन की जो इफेक्टिवनेस होती है वो होती है क्यू विद फिन, यानी कि हीट ट्रांसफ़र विद फिन और हीट ट्रांसफ़र विदाउट फिन। अब फिन जो है मतलब फिन के साथ में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो आपको पता है ये होता है। अगर बिना फिन के हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो कितना होता है, एच ए डेल्टा टी, ये मैंने आपको बताया था ना, एच ए डेल्टा टी होता है। तो देखिए जो जो कट रहा है वो काट दीजिए, ये और ये कट गया। डेल्टा टी को हम थीटा जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझिए इस चीज़ को। तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस हो जाएगी, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो 10 एच एम एल बटे अंडर रूट एच ए बटे पी के। तो ये जो होती है इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होती है, ठीक है, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है। यानी कि इफेक्टिवनेस जो होती है वो ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 होनी चाहिए अगर फिन अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रही है तो, ठीक है। अगर फिन जो है अच्छे से वर्क कर रही है तो इफेक्टिवनेस हमेशा 2 से ज़्यादा ही रहेगा या 2 के बराबर रहेगा। क्लियर। अब देखिए कन्वेक्शन, अब इसमें एक चीज़ और लिख रहा है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप आगे की चीज़ देख लीजिए कि जनरल हीट कंडक्शन फॉर अ स्लैब, इस 3D फ्लो के फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं कि जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। स्टडी स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल के लिए क्या हो जाएगा, अगर विदाउट हीट जनरेशन कर रहे हैं तो क्यू जीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला,
ठीक है। वन डायमेंशनल फ्लो और अनस्टडी फ्लो के लिए क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूले आप जो है नॉर्मल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए एक बार। उसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी पूछ लेता है कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है। तो देखिए ये एक तरीके से ना थर्मल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जो कि क्या करती है, हमारी हीट को डिफ्यूज़ करती है, यानी कि हीट को रिलीज़ करती है टू अदर बॉडी इफ़ इट डिमांड हैव कैपेसिटी टू स्टोर इट। मतलब कोई भी बॉडी है, वो कितना हीट स्टोर करने के बाद, मतलब मान लीजिए आपने 100 किलो जूल हीट भेजी, उसने क्या किया, उसकी कैपेसिटी 50 की है, उसने 50 एक्सेप्ट कर ली, तो वो क्या करेगा, मतलब आपने आपकी मतलब खाना आपको 100 किलो मिला, आपने खा 50 का लिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 50 से ज़्यादा का तो खा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, 50 का किसी और को दे देंगे। तो ये वही है। तो एक तरीके से क्या होगा यहाँ पे कि आपने जितना खाया उतना तो खा लिया, बचा हुआ आपने रिलीज़ कर दिया, यानी कि आगे छोड़ दिया। तो ये वही है, पहले कैपेसिटी को स्टोर करेगा, फिर स्टोर करने के बाद जो बचेगा वो बाहर हीट को डिफ्यूज़ कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही यही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि हीट ट्रांसफ़र टू थर्मल कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी मतलब स्टोर करना, यानी कि खुद को अंदर लेना। ठीक है, तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा बराबर होता है के अपॉन रो सी पी, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जैसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द हीट एनर्जी टू गेट डिफ्यूज थ्रू द मटेरियल मोल्ड रैपिडली क्विकली। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी, उसको हीट दी, मान लीजिए उसके उसके पास हीट है, तो वो कितनी जल्दी हीट को रिलीज़ कर सकती है। अब हीट को कितनी जल्दी रिलीज़ करेगी, जितना जल्दी वो अपना एब्जॉर्ब कर लेगी पहले, ठीक है, उसके बाद तुरंत जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलीज़ कर पाएगी, उसकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, यानी कि डिफ्यूज़ करना, यानी कि दूसरे को दे देना, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अनस्टडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा देख लेना है। या ट्रांजिएंट कंडक्शन, तो देखिए एम कोई भी बॉडी है, वॉल्यूम उसका ये है, रो डेंसिटी है सी पी, और टी आई और टी ए दे रखा है, उससे कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या होगा। तो ये बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रेट ऑफ कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफ़र बिटवीन बॉडी टू सराउंडिंग, ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर यहाँ से हीट निकल रही है, तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी। सही बात है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में जो कमी है वो रेट ऑफ कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको बस फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करते जाना है, जिससे आपका बस एक डेरिवेशन निकल के आएगी, वो डेरिवेशन आपको समझ लेनी है, जो कि ट्रांजिएंट कंडक्शन की है, आप इसको याद रखिए, ये पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा एलएमटीडी से, ये डेरिवेशन देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये जो डेरिवेशन है, ये इसको आगे आप जब प्रूफ करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो है निकल के आएगा यहाँ पे, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, उसके इसका मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो है चेंज होता रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे, एक्सपोनेंशियली, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता घटता जाएगा, टाइम उसे मतलब जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टाइम के रेट में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसको कूलिंग कहते हैं, और इंक्रीज़ होता है तो हीटिंग कहते हैं। ये तो आपको नॉर्मल पता भी है। अब देखिए, अब मैं क्या बताता हूँ कि एक कोई बॉडी है, वो उसका जो फंक्शन है टेम्परेचर का, ठीक है, वो टाइम का भी फंक्शन है और स्पेस का भी फंक्शन है। समझ रहे हैं, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो समय के साथ साथ तो बदल ही रहा है, साथ में वो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बदल रहा है। मान लीजिए सेंटर पे 60 है, तो यहाँ पे आके 30 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कह दें, लेकिन अगर हम कह दें कि कोई भी बॉडी जो है, उसका फंक्शन जो है, टाइम का तो फंक्शन है लेकिन स्पेस का नहीं है, यानी कि उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहीं पे भी आप देखेंगे तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा। तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि उसका इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। अब इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि दिस क्राइटेरिया, अगर ये कंडीशन बनती है कि टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो बन जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस।
ठीक है। इस एनालिसिस को कहते हैं लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस, LHCA। तो जो LHCA होता है उसके लिए जो बायोट नंबर है वो लेस देन 0.1 होना चाहिए, 0.1 से हमेशा कम ही होना चाहिए, तभी आप LHCA अप्लाई कर सकते हैं। बायोट नंबर आप देख लीजिए क्या होता है, ये बस नॉर्मल इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। HLC/K होता है। तो ये बायोट नंबर की डेफिनेशन है, मतलब आप उसको देख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, LHC का मतलब, तो देखिए LHC का मतलब ये है कि जैसे जैसे बायोट नंबर घटता जाएगा, यानी कि 0.1 से कम होना चाहिए, तो अगर जैसे जैसे बायोट नंबर घटता जाएगा तो बॉडी में जो हीट है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि बॉडी में हीट बढ़ने का मतलब क्या है। अब देखिए इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, समझ रहे हैं, यानी कि बॉडी में हर तरफ जो है टेम्परेचर सेम है, इक्वल है, हर जगह टेम्परेचर इक्वल है, यानी कि बॉडी में क्या है, हीट स्टोर हो रही है। और बॉडी में हीट स्टोर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में हीट बढ़ती जा रही है। बॉडी में हीट बढ़ेगी तो क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन बढ़ेगा, यानी कि मतलब हीट फ्लो होने से रुकेगी, हीट फ्लो ही नहीं होगी। और जब हीट फ्लो नहीं होगी थ्रू बॉडी तो क्या है, उसका मतलब है इट इज़ बेटर। इट इज़ बेटर क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में बायोट नंबर जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, कम रहेगा। और जब बायोट नंबर हमारा कम रहता है तो LHCA अप्लाइड होता है, समझे। लेकिन अगर हम कहें कि बॉडी जो है हीट रिलीज कर रही है, पहले 60 है फिर 50 है, मतलब वो उसका जो टेम्परेचर है वो स्पेस के रेस्पेक्ट में भी वर्क कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा उसमें से हीट जो है फ्लो हो रही है। हीट फ्लो होगी तो उसका मतलब क्या है, वहाँ उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे हीट जो है रजिस्ट नहीं हो रही, और जब हीट रजिस्ट नहीं होगी तो वहाँ पे LHCA का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि LHCA का यूज़ क्या है, ठीक है, और बायोट नंबर क्या है, और बाकी की सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो देखिए सेकंड यूनिट आपकी शॉर्ट रिवीजन में ख़त्म करवा दी है मैंने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।